हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रॉक पेपर एंड सिजर्स बुक के बारे में, जिसे एलिस फिनी ने लिखा है। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह बुक मैरिज प्रॉब्लम्स, सीक्रेट्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ एंड डिसेप्शन जैसी थीम्स को कवर करती है। इसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है ट्रबल्ड मैरिज ऑफ एडम एंड एमिलिया एंड देयर वेडिंग एनिवर्सरी ट्रिप, जिसमें कई सारे शॉकिंग ट्विस्ट्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। एडम एंड एमिलिया स्कॉटलैंड जा रहे होते हैं फॉर वीकेंड गेट अवे, ताकि वो अपने मैरिटल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। वहाँ पर वो लोग ब्लैक वाटर शैपल में रुकते हैं। यह ट्रिप एमिलिया को उसके क्रिसमस ऑफिस लॉटरी में मिला होता है। एडम एक फेमस स्क्रीन राइटर है जो नॉवेल्स पर बेस्ड मूवी लिखता है, और अमीलिया बेटर सी डॉग्स होम में काम करती है। जब वो लोग लंदन से स्कॉटलैंड जा रहे होते हैं तो रास्ते में बर्फीला तूफान आ जाता है। एडम का मन नहीं था इस ट्रिप पर जाने का, बट वह एमिलिया के लिए हाँ कर देता है। जब वो लोग ब्लैक वाटर शैपल पहुँचे तो उसका गेट अचानक खुला, और जब वो लोग अंदर गए तो उन्हें हॉरर मूवी का सीन जैसा लगा। एडम सोचता है कि अमीलिया उससे बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि इस ट्रिप पे निकलने से पहले उसने उसका फ़ोन भी घर पे छुपा दिया था। एडम को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फेस ब्लाइंडनेस। इसका मतलब वह लोगों के चेहरों को पहचान नहीं पाता था। अमीलिया एडम को हर साल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर लेटर लिखा करती थी, जिसे वह कभी भी एडम को नहीं दिया करती थी। उसको इसका आइडिया एडम के लिखे हुए एक स्क्रीन प्ले रॉक पेपर एंड सिजर्स से मिला था। उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर एमिलिया लिखती है कि वह कैसे दोनों इलेक्ट्रिक सिनेमा में पहली बार मिले, उन्हें प्यार हुआ। फिर एडम ने एमिलिया को प्रपोज करने के लिए एक डॉग गिफ्ट किया, जिसके टैग पर विल यू मैरी मी लिखा था। लेकिन इसका जवाब डिसाइड करने के लिए वह लोग रॉक पेपर एंड सिजर्स गेम खेलते हैं। एमिलिया एडम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उसके काम में। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। अमीलिया एडम को एक फ्लेमिंगो बना के देती है ओरिगेमी से, जो कि एक बहुत अच्छा गुड लक का साइन होता है। एडम को मोटिवेट करती है कि वह हेनरी विंटर, जो एक फेमस नॉवेलिस्ट होता है, उससे बात करे ताकि वो उसकी नॉवल को स्क्रीन प्ले में अडेप्ट कर सके। फिर हेनरी उसकी किताब द डोपलगैंगर को अडेप्ट करने के लिए बोलता है। फिर स्टोरी वापस अपनी प्रेजेंट में आती है, जहां एडम और अमीलिया ब्लैक वाटर शैपल में होते हैं, और उन लोगों को काफ़ी भूख लगी होती है, तो वो किचन में खाना ढूंढते हैं, पर उन्हें किचन में कुछ नहीं मिलता। तो एडम क्रिप्ट में जाता है, जहां उसे फ्रोज़न खाना और वाइन दोनों मिलती है। दोनों खाना खाते हैं, फिर फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं। दोनों ज़्यादा बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। एडम अपने वॉलेट से फ्लेमिंगो निकालकर उसे निहारता है। एमिलिया को उसकी इसी बात पे गुस्सा आता है, और वह फ्लेमिंगो को आग में फेंक देती है। एडम उसे जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन वह एमिलिया से कुछ नहीं बोलता। फिर स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि एमिलिया ने एडम को सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी पे एक लेटर लिखा है। एमिलिया लिखती है कि एडम को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल गई है जब से उसने हेनरी विंटर की नॉवल पर स्क्रीन प्ले लिखा होता है। एडम खुद का घर खरीद लेता है लंदन में, जहां हेनरी का भी घर होता है। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। अमीलिया एडम से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वह परेशान हो गई है एक तरफा एफर्ट करते करते इस रिलेशनशिप में। एडम को कोई मतलब ही नहीं है कि वो कैसी है, वो क्या चाहती है। अमीलिया को किचन विंडो से कुछ वाइट फेसेस दिखते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर एडम उनके डॉग बॉब को लेकर बाहर जाता है, पता लगाने की बाहर कौन है, बट वह फेसेस शिप के झुंड होते हैं। अमीलिया को यकीन नहीं होता, और उसे लगता है कि उन दोनों पर कोई नज़र रख रहा है। स्टोरी वापस से पास्ट में जाती है, जहां हम उनका थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी लेटर देखते हैं। एडम अमीलिया को लेदर बूट्स देता है, और वह उसे लेदर का एक बैग देती है जिस पर उसके नाम के इनिशियल्स होते हैं। वह लोग फिल्म पार्टी में जाते हैं। अमीलिया को लगता है कि एडम उसे ऐसी पार्टीज़ में इसलिए लेके जाता है ताकि वह अपनी बीमारी छुपा सके।
इस पार्टी में वह बार बार पूछ रहा होता है कि हेनरी विंटर दिखा या नहीं, जिस पर एमिलिया उसे मना कर देती है, जबकि हेनरी उसे कई बार दिखा था। एडम हेनरी से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। फिर वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें पता लगता है कि एक मिस्टीरियस वुमेन रॉबिन के बारे में, जो एडम और अमीलिया पे नज़र रख रही थी। वह शेपेल के बाहर बने एक कॉटेज में रहती थी। रॉबिन की मम्मी भी यहीं आती थी जब उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चलती थी। रॉबिन अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अमीलिया एडम को बोलती है रेड वाइन की बोतल लाने, बट एडम बोलता है कि बी अ फेमिनिस्ट एंड अब इट्स हर टर्न टू गेट द बॉटल फ्रॉम द क्रिप्ट। तो एमिलिया बॉटल लेने जैसे ही क्रिप्ट में जाती है, क्रिप्ट की लाइट बंद हो जाती है, फिर दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है और अपना इन्हेलर ढूंढती है, बट उसकी पॉकेट में मैच बॉक्स मिलता है। जब वह एक स्टिक जलाती है तो उसे दीवार पर स्क्रैच मार्क्स दिखते हैं। फिर एडम गेट खोलकर नीचे आता है और उसे ऊपर ले जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो कुछ अजीब ब्लैक एंड वाइट फैमिली फ़ोटो देखते हैं दीवार पर। जब वह लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें 4 रूम्स दिखते हैं। 2 रूम लॉक होते हैं, एक पे वार्निंग साइन होता है और एक बेडरूम होता है। जब वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह बेडरूम बिल्कुल उनके लंदन वाले घर के भी बेडरूम जैसा था। पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर, वॉल्स, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कॉपी किया हो। फिर वो दोनों मास्टर बेडरूम में जाने के बाद मेकआउट करने का सोचते हैं, पर अमीलिया बोलती है कि वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है। जब अमीलिया बाहर आती है तो देखती है कि एडम उस रूम में है ही नहीं। एडम दूसरे रूम में चला जाता है जिसके बाहर वार्निंग का साइन लगा होता है, क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि उस रूम के अंदर क्या है। जब वो उस रूम में जाता है तो उस रूम में एक स्टेयर्स होती हैं जिससे वह ऊपर जाता है। ऊपर जाके पूरी वैली का व्यू दिख रहा था, जिसे एडम अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेता है और हम व्यूअर्स को पता लगता है कि एडम ने एमिलिया को फ़ोन रखते हुए देख लिया था, इसीलिए एडम ने अपना फ़ोन वापस रख लिया। एमिलिया फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी मिल रही होती है एडम को बिना बताए। जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब सब ठीक था, लेकिन जब एमिलिया ने एडम को चेंज करना चाहा तो उनका रिश्ता ख़राब होने लगा था, क्योंकि एडम हमेशा से चाहता था कि लोग उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। एडम को ढूंढते हुए एमिलिया भी उस रूम में आ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। जब वो दोनों वापस बेडरूम में आने के लिए उठते हैं तो गलती से एमिलिया से वहाँ की एक लाइट ऑन हो जाती है। फिर चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगती है। इसी केओस में एडम डिसबैलेंस हो जाता है और वो बेल टावर से गिरने ही वाला होता है कि अमीलिया उसे बचा लेती है। एडम को ऐसा लगता है कि उसे वहाँ से अमीलिया उसे वहाँ से धक्का मारना चाहती थी। एडम तुरंत उनकी ट्रिप कैंसिल करता है और अमीलिया को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उनकी गाड़ी एक ब्रिटिश वुमेन को हिट कर देती है जिसने रेड किमोनो विद मैचिंग लिपस्टिक पहन रखा होता है। एडम को ये सपना बार बार आता है जिसमें एक ब्रिटिश वुमेन जिसने रेड किमोनो पहना होता है उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिसे एक टीनेज बच्चा देखता है। वह टीनेज बच्चा कोई और नहीं एडम होता है। उसको यह गिल्ट होता है कि उसकी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसकी माँ के किलर को वो पहचान नहीं पाया आज तक। बट हाँ, एडम यही सोचता है कि अमीलिया ने ही उसे बेल टावर से गिराने की कोशिश की थी, फिर बचाकर महान बनने का नाटक कर रही है। फिर स्टोरी वापस से पास्ट में जाती है जिसमें हम 2 वेडिंग एनिवर्सरी लेटर पढ़ते हैं, 4th एंड 5th। तो 4th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर में अमीलिया लिखती है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि एडम उसे टाइम नहीं देता और वह IVF क्लिनिक भी नहीं आता। अमीलिया चाहती थी कि उन्हें बच्चा हो जाए, बट एडम को ऐसा लगता था कि उसके लिए उसका काम बच्चा होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। अमीलिया बहुत खुश हुई ये खबर सुनकर और वह एडम के साथ सेलिब्रेट कर ही रही थी इस खबर को कि उसका तुरंत मिसकैरेज हो जाता है। 5th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर में अमीलिया लिखती है कि वह एडम से नाखुश होती है क्योंकि एडम को लगता है कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑक्टोबर ओब्रीन
उसके स्क्रीन प्ले रॉक पेपर्स एंड सिजर्स में बिलीव करती है और वह उसे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को इम्प्रेस कर सकती है। पर एमिलिया को ऐसा लगता था कि उसे किसी एक्ट्रेस की नहीं बट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की सोच की परवाह करनी चाहिए। इसी बात पे एडम उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना देता है और एमिलिया कुछ नहीं बोल पाती। एडम उसे ये भी बोल देता है कि उसे ना तो हॉलीवुड के बारे में कुछ पता है, ना वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है कि वह एडम को सलाह दे सके। एडम को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वह सुबह एमिलिया से माफ़ी मांगता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे थिएटर परफॉर्मेंस के टिकट देता है। एमिलिया उससे बोलती है कि वो आज उनकी एनिवर्सरी का दिन एक साथ स्पेंड करना चाहती है, बट एडम उसे यह बोल के मना कर देता है कि उसे राइटर से मिलना है और वह पूरे दिन बिजी है। जब एमिलिया थिएटर से वापस घर आ रही होती है तो वह देखती है कि घर के बाहर से एक लेडी की आवाज़ें आती हैं। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि अक्टूबर और एडम साथ वाइन पी रहे थे। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें रॉबिन के बारे में और कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। वह एडम और अमीलिया पे शुरू से नज़र रख रही होती है। वह रात में चैपल में एंटर हो जाती है और लाइब्रेरी के पीछे बने सीक्रेट रूम में छुप जाती है। रीडर्स को यह हिंट मिलता है कि उसका एडम और अमीलिया से कुछ पास्ट का कनेक्शन है। जब सुबह होती है तो एडम और अमीलिया वहाँ से निकलने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें बॉब कहीं नहीं मिलता। एडम अपना फ़ोन निकालकर क्रिप्ट में जाता है बॉब को ढूंढने। उसे वहाँ बॉब तो नहीं मिलता बट एक पैम्पलेट मिलता है जिसपे हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वाटर चैपल लिखा होता है। जब वह ऊपर आता है तो अमीलिया उसे कन्फ्रंट करती है, उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, जिस पर एडम बोलता है कि उसने अमीलिया को उसका फ़ोन छुपाते हुए देख लिया था। अमीलिया बोलती है कि वह चाहती थी कि वह दोनों यह वीकेंड साथ बिताएं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, इसलिए उसने उसका फ़ोन छुपा दिया था। फिर एडम उसे वो पैम्पलेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जो लास्ट प्रीच था इस चैपल का, उसकी बेल टावर से गिर के मौत हो गई थी और इस चैपल को उन औरतों और बच्चों को बंदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो जादू टोना करते थे। फ्लोर के नीचे उनकी हड्डियां हैं और उनकी आत्मा रात में चैपल के चारों तरफ घूमती है। यह सब पढ़ के अमीलिया और एडम बॉब को ढूंढने लग जाते हैं। वह लोग चैपल के पास बने कॉटेज में जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं, पर कई बार दरवाज़ा नॉक करने पर भी जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो एडम कॉटेज के पीछे जाता है। वहाँ एक खिड़की होती है जिससे एडम अंदर झांकता है। अंदर उसे एक लेडी दिखती है जिसकी गोद में एक वाइट रैबिट होता है और रूम में कैंडल्स जली होती हैं। एडम को लगता है कि वह औरत जादू टोना कर रही है। एडम अमीलिया को सब बताता है उस औरत के बारे में और वो दोनों उस औरत की थोड़ी बुराई भी करते हैं। फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वह लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे ताकि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आ सके और वो इस जगह से निकल सकें। अमीलिया को लगता है कि वह औरत गेट के पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब एडम और अमीलिया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं तो रॉबिन कोट पहनकर एंड डॉग कॉलर को जेब में रखकर चैपल की तरफ जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि उसी ने बॉब को गायब किया होता है। फिर स्टोरी वापस पास्ट में चली जाती है और हमें देखने को मिलता है उनका 6th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर। एडम और अमीलिया उनकी 6th वेडिंग एनिवर्सरी पेरिस में सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर ने उन्हें उसका फ्लैट दिया होता है रहने के लिए और दोनों बहुत ग्रेटफुल होते हैं अक्टूबर को। अमीलिया एडम को आयरन की गिफ्ट करती है और एडम आयरन बुकमार्क। वह उसके पास्ट के बारे में बताना चाहती है पर बता नहीं पाती है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर भी मोबाइल नेटवर्क ना पाकर एडम और अमीलिया नीचे आने लगते हैं कि तभी बर्फीला तूफान आ जाता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे वह लोग नीचे आ रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि एक औरत जिसने रेड किमोनो पहना है वह चैपल से बाहर निकल रही होती है, जबकि एडम ने खुद चैपल का दरवाज़ा लॉक किया होता है। रॉबिन चैपल में जाती है और एडम अमीलिया से जुड़े उसके कुछ पास्ट इवेंट्स पर उदास हो जाती है। वह उन दोनों के टूथब्रश से टॉयलेट पॉट को क्लीन करती है और अमेलिया का इनहेलर खाली कर देती है। एडम जैसे ही एक औरत को चैपल से बाहर निकलता हुआ देखता है वह तेज़ी से चैपल की तरफ भागता है उसे पकड़ने के लिए।
एडम जब तक चैपल पहुंचता है वह औरत वहां से जा चुकी होती है। एडम को लाइब्रेरी के पीछे सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुला मिलता है तो वह अंदर जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि यह कमरा उसने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा होता है। फिर स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है। एमिलिया ने एडम को उनकी 7th वेडिंग एनिवर्सरी पे वापस से एक लेटर लिखा होता है। वह दोनों न्यूयॉर्क गए होते हैं एक अवार्ड शो अटेंड करने। एडम हेनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और एमिलिया के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। एमिलिया को गुस्सा आता है और जब वह एडम को कन्फ्रंट करती है तो एडम उसे बोलता है कि वह उसे लंदन छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं ना फैमिली। यह सुनकर एमिलिया को बहुत बुरा लगता है और हमें पता लगता है कि अक्टूबर की भी मौत हो गई थी और उसका असली नाम रेनबो ओब्रायन था। हेनरी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। एडम और अमीलिया भी उस सीक्रेट रूम के अंदर होते हैं और एडम अमीलिया से बोलता है कि वह जानता है इस चैपल का ओनर कौन है क्योंकि उसने ये सीक्रेट रूम और ये डेस्क एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा था। एडम अमीलिया को कन्फ्रंट करता है कि क्या उसे नहीं पता था कि इस चैपल का ओनर हेनरी विंटर है, जिस पर एमिलिया बोलती है कि वह हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और एडम ही हेनरी से ऑब्सेस्ड था। एडम बताता है कि उसे हेनरी की बुक्स पर स्क्रीन प्ले लिखने से मना कर दिया था जिसकी वजह से हेनरी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। वह हेनरी को एक सेल्फिश और लोनली आदमी बोलता है। अमीलिया देखती है कि उसका इन्हेलर डेस्क पर पड़ा है और सोचती है कि एडम उस इन्हेलर को यहाँ क्यों लाया होगा। तभी उन दोनों को बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि वह बॉब है। जब वे लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी पीठ करके खड़ा होता है और उसने हेनरी की जैकेट पहनी होती है। उन्हें डर लगता है लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाते हैं तो पता लगता है वह तो एक स्नोमैन है जो कि पहले यहाँ नहीं था। वह लोग बॉब को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें हेनरी की कब्र पर बॉब का कॉलर मिलता है। हेनरी की कब्र पर लिखा होता है फादर ऑफ वन ऑथर ऑफ मैनी। दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि कब्र के अकॉर्डिंग हेनरी की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। पर एडम को सितंबर में उसके एजेंट से मेल आया था स्क्रीन प्ले एडिटिंग के लिए। अमीलिया बोलती है कि क्या हेनरी की ईमेल आईडी यूज़ करके कोई उन्हें ये बेवकूफ़ बना रहा है और ये वीकेंड गेट अवे मिला है, जिस पर एडम बोलता है कि हेनरी कोई भी मॉडर्न डिवाइस या मेल यूज़ नहीं करता था और हेनरी के तो कोई बच्चे भी नहीं थे। फिर ऐसा क्यों लिखा है कि फादर ऑफ वन ऑथर ऑफ मैनी। दोनों को यह सब बहुत अजीब और डरावना लगता है और वह दोनों यहाँ से निकलने का सोचते हैं। जैसे ही वह कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार के चारों टायर पंचर कर दिए गए हैं। तो रीडर्स हमें पता लगता है कि रॉबिन ने ही बॉब को किडनैप किया होता है। उसका हेनरी के साथ भी कुछ पास्ट कनेक्शन होता है क्योंकि जब हेनरी बहुत ज़्यादा बीमार था तब उसने रॉबिन को मिलने बुलाया होता है। उस दिन उसके एजेंट का भी कॉल आया होता है ये बताने के लिए कि उसकी बुक बेस्ट सेलर बनी है। वह रॉबिन के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए रॉबिन क्रिप्ट से वाइन लेने जाती है। जब वह वापस आती है हेनरी मर चुका होता है। वह रॉबिन के नाम पर बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी छोड़ जाता है। वह एक रैबिट और एक अपनी अधूरी किताब भी छोड़ जाता है। रॉबिन की कुछ बुरी यादें जुड़ी होती हैं हेनरी से। वह याद करती है कि कैसे हेनरी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता था कि उसे फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, जबकि वह ये सब बहुत अच्छे से यूज़ करता था। फिर स्टोरी वापस पास में चली जाती है जिसमें हम 8th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर को पढ़ते हैं। अमीलिया उससे एक ब्रॉन्ज़ का रैबिट गिफ्ट करती है जो कि गुड लक का साइन होता है और एडम ब्रॉन्ज़ का कंपास गिफ्ट करता है। आजकल अमीलिया अपनी ऑफिस कलीग के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही होती है। जब वह घर आती है तो उसे हेनरी और एडम साथ ड्रिंक करते हुए मिलते हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन एडम ने हेनरी को उनके घर पे रुकने के लिए बोल दिया क्योंकि उसका होटल रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। अमीलिया अपना बैग पैक करके अपनी ऑफिस कलीग के यहाँ चली जाती है और पूरा वीकेंड उसी के साथ रहती है। फिर हम रीडर्स उनके 9th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर को भी पढ़ते हैं जिसमें अमीलिया और एडम दोनों अपने घर पे आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी अमीलिया की कलीग उनके घर आ जाती है। वह एक डेट पर गई होती है बट वह पर्सन सनकी होता है तो वह काफ़ी डर जाती है।
अमीलिया नोटिस करती है कि उसकी कलीग ने बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने होते हैं, उसके जैसे बाल बनाए होते हैं, वह बिल्कुल उसके जैसी लग रही होती है। अमीलिया को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलती और वो तीनों साथ में एंजॉय करते हैं। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। कार के चारों टायर पंक्चर देखकर एडम समझ जाता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि वह दोनों यहाँ से जाएं। उसको अमीलिया पे शक होता है क्योंकि इस ट्रिप का प्लान अमीलिया ने किया होता है। वह बार बार अमीलिया से बोलता है कि वह जो कुछ भी छुपा रही है उसे सच बता दे, पर अमीलिया मना करती है कि उसका इस जगह या हेनरी से कोई कनेक्शन नहीं है। बाद में एडम को सारे वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट्स ड्रॉअर में मिलते हैं, जिसे देख के वह हैरान रह जाता है। अमीलिया दीवार पे लगे सारे फ़ोटो फ्रेम्स को अच्छे से देखती है और उसे पता लगता है कि एक फ़ोटो हेनरी के टीनेज की है और एक छोटी बच्ची की भी फ़ोटो लगी होती है। तभी एक कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। ये वही कमरा होता है जिस पर ताला लगा था। जब वह दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस रूम का इंटीरियर भी उनके लंदन वाले घर के जैसा है। वह रूम किसी बच्चे का होता है। उस रूम के कुशन कवर्स, पिलो, वॉलपेपर सब पे रॉबिन बर्ड की तस्वीर होती है। एक ब्लैक बोर्ड भी होता है उस रूम पे, जिस पे लिखा होता है आई मस्ट नॉट टेल टेल्स। फिर स्टोरी वापस से पास में चली जाती है और हम पढ़ते हैं 10th वेडिंग एनिवर्सरी लेटर के बारे में। उनकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे अमीलिया ऑफिस से जल्दी घर आती है ताकि एडम को सरप्राइज़ दे सके, क्योंकि हेनरी ने एडम को की काफ़ी ज़्यादा खिल्ली उड़ाई होती है अपने इंटरव्यू के दौरान। लेकिन उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगता है यह देखकर कि एडम उसकी कलीग के साथ मेकआउट कर रहा होता है। जब वह कन्फ्रंट करती है तो एडम बोलता है कि उसे लगा वह अमीलिया है। अमीलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह फावड़े से मैग्नोलिया ट्री को उखाड़ देती है जो एडम ने उसे 5th वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। फिर उस पेड़ को ऊपर लाकर बेड पर फेंक देती है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। अमीलिया बोलती है कि वॉल पर उसकी, हेनरी और एक औरत की वेडिंग फ़ोटो भी है। हम रीडर्स को तब यह रिवील होता है कि एडम अमीलिया की सेकंड वाइफ है। उसकी फर्स्ट वाइफ रॉबिन है जो कि हेनरी की बेटी है, और आज तक एडम को जो भी नेम फेम मिला होता है वह रॉबिन की वजह से ही मिला होता है। रॉबिन और अमीलिया कलीग्स थे और रॉबिन अपना बदला लेने के लिए उन दोनों को इस ट्रिप पर बुलाया और बॉब भी उसके पास ही होता है। रीडर्स, हमें यह भी पता लगता है कि जो 10 वेडिंग एनिवर्सरी लेटर्स हमने इस बुक में पढ़े वह अमीलिया ने नहीं बल्कि रॉबिन ने एडम को लिखे थे। रॉबिन ने जब एडम को चीटिंग करते हुए पकड़ा था तभी उसने एडम को छोड़ दिया था। उसने अमीलिया की भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी जॉब दिलवाने में। रॉबिन को लगता था कि उसकी मम्मी का मर्डर उसके फादर यानी हेनरी ने किया था, इसलिए वह हेनरी से नफ़रत करती थी, वह उससे बात भी नहीं करती थी। हेनरी ने कभी अपनी वाइफ के मरने के बाद खाना नहीं बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। उसने कप, प्लेट, स्पून बस सब दो ही रखे थे। अपनी वाइफ के मरने के बाद हेनरी ने डॉल सेट खरीदा ताकि वह अपनी रियल ब्रोकन फैमिली को टॉय फैमिली से रिप्लेस कर सके। जब रॉबिन छोटी थी तब उसने एक स्टोरी लिखी थी एक नॉवेलिस्ट के बारे में जो रियल लाइफ में मर्डर्स करता है पर पकड़ा नहीं जाता। उसकी इंग्लिश टीचर को यह स्टोरी बहुत पसंद आई और उसने यह स्टोरी हेनरी को भेजी। हेनरी ने जब वह स्टोरी पढ़ी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब रॉबिन घर आई तो उसने उससे बात तक नहीं की, उसकी डॉल्स को बाथ टब में डुबो दिया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उसको उसके कटे हुए बाल साइड में रखे हुए मिले। हेनरी ने उससे लिखवाया आई मस्ट नॉट टेल टेल्स। जब तक हेनरी जिंदा रहा रॉबिन ने कभी कुछ नहीं लिखा, पर वह उसके मरने के बाद उसकी अधूरी नॉवल को लिखकर उसने पूरा किया। रॉबिन एडम को उनकी वुड बी 11th वेडिंग एनिवर्सरी पर लेटर लिखती है। वह लिखती है हेनरी एडम को यूज़ कर रहा है ताकि वह रॉबिन के पास आ सके, क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा है और चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी बुक्स का ख्याल कोई रख सके। रॉबिन लिखती है कि उसके और हेनरी के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। उन दोनों को अकेला रहना अच्छा लगता है। वह दोनों मिस्टीरियस नॉवेल्स लिखना पसंद करते हैं।
एडम ने रॉबिन से डाइवोर्स होते ही अमीलिया से शादी कर ली होती है। स्टार्टिंग में तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है। अमीलिया सोचती है कि काश वो इस ट्रिप पे नहीं आई होती और चुपचाप नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती। तभी नीचे ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आती हैं। एडम और अमीलिया नीचे जाते हैं। अमीलिया रॉबिन से फ़ेस टू फेस बात करना चाहती थी, पर जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने लगती है, उन्हें पता लगता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है और दरवाजे से एडम के नाम पर एक एनवेलप आता है। एडम जब वह लेटर खोलता है तो उसे पता लगता है कि ये रॉबिन ने उनकी वुड बी 12th एनिवर्सरी पर उसको लिखा होता है। रॉबिन लिखती है कि उसके पिता मिस्टर हेनरी बहुत डार्क एंड डेंजरस पर्सन थे और वह रॉबिन के लिए काफ़ी पजेसिव भी थे। रॉबिन के अपना सरनेम चेंज करने के बावजूद भी वह उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। हेनरी ने रॉबिन पर नज़र रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव सैमुअल स्मिथ हायर किया था ताकि वह रॉबिन की लाइफ की अपडेट्स हेनरी को दे सके। सैम ने पहले ही एडम और अमीलिया के साथ अफेयर की बात हेनरी को बता दी थी। उसने यह भी बताया था कि अमीलिया का एक डार्क चाइल्डहुड रहा है। अमीलिया पे 7 कार चोरी करने का इल्ज़ाम भी था। अमीलिया को उसी कार में पकड़ा गया था जिस कार से एडम की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। अमीलिया ने जानबूझकर बैटरसी ज्वाइन किया था ताकि वह रॉबिन के थ्रू एडम के क्लोज आ सके। अब रॉबिन रॉक पेपर्स एंड सीजर पर नॉवल लिखना चाहती है जिसे वह हेनरी के नाम से लिखेगी और एडम को उसका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बोलती है, पर उसकी 3 कंडीशन होती है। पहली, रॉक, दैट इज़ लीव अमीलिया। सेकंड, पेपर, एडम उसके और बॉब के पास कॉटेज में आ जाए। थर्ड, सीजर्स, जिसमें रॉबिन लिखती है कि तुम ऑप्शन 3 नहीं जानना चाहोगे। एडम वैसे भी अमीलिया को छोड़ना चाहता था और ये लेटर एक परफेक्ट उसके लिए छोड़ने के लिए इजी बन गया था। वह अमीलिया को कन्फ्रंट करता है कि उसने उसकी माँ को मारा है। अमीलिया रोती है और इन्हेलर यूज़ करने लगती है, बट वह खाली होता है। वह कहती है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार वह अकेली नहीं है। वह एडम को मारने के लिए किचन से चाकू लाती है, बट इससे पहले कि वह एडम को मारती, रॉबिन उसे सीजर से मार देती है। फिर रीडर्स हमें पता लगता है कि ऑस्कर, बॉब, एडम एंड रॉबिन लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। ऑस्कर उनके रैबिट का नाम होता है। वह अपनी लाइफ दोबारा शुरू करते हैं। रॉक पेपर एंड सीजर्स बुक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। रॉबिन व सीजर्स और सफ़ायर वेडिंग रिंग स्कॉटलैंड में ही छोड़ आती है क्योंकि वे उसकी पास्ट की निशानी होते हैं। फिर हमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग प्लॉट पता लगता है जब एडम ये रिवील करता है कि एडम के चाइल्डहुड में अमीलिया उसको मिली होती है और अमीलिया ने उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई होती हैं, कार ड्राइविंग भी। और उस दिन जिस दिन उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन ड्राइविंग एडम कर रहा था, ना कि अमीलिया। सो एडम इज़ द किलर ऑफ हिज मदर। फिर हमें पता लगता है सैमुअल स्मिथ के पर्सपेक्टिव से कि वह एक लोनली पर्सन होता है और वो हेनरी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। जब हेनरी ने उसे हायर किया होता है रॉबिन पे नज़र रखने के लिए, तो वह खुशी खुशी ये काम कई साल से कर रहा होता है और ये काम इतने साल तक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। लेकिन काफ़ी सालों से उसको हेनरी का कोई मेल, कोई कॉल नहीं आया होता है, तो वह हेनरी को ढूंढता हुआ ब्लैक वाटर चैपल पहुँचता है। वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसको एक कटी हुई उंगली दिखती है जिस पे एक वेडिंग रिंग होती है और एक फ्रेश ग्रेव दिखती है। थोड़ी ही दूर पे उसको हेनरी की ग्रेव भी दिखती है जिस पर लिखा होता है किलर ऑफ वन, ऑथर ऑफ मेनी। थैंक यू।